ओके, सो इसलिए अमॉर्फस में देयर इज नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट. ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट आप 2 पॉइंट देख रहे हो, ट्रू सॉलिड और सूडो सॉलिड. ट्रू सॉलिड और सूडो सॉलिड. अब इससे हमारा क्या मतलब है? ठीक है, सो what do we mean by true solid and pseudo solid? यहां पे मैं और एक नया पेज ले लेता हूं. ट्रू सॉलिड्स एंड सूडो सॉलिड. सूडो मतलब होता है फॉल्स. सूडो मीन्स फॉल्स. सो इट्स अ फॉल्स सॉलिड. अब ये क्या बात हुई कि हम अमॉर्फस को फॉल्स सॉलिड्स बोलते हैं और इसको हम ट्रू सॉलिड्स बोलते हैं. ऐसा क्यों होता है? अब आप सब में से कितनों ने कभी कोई हॉरर मूवी देखी है? हॉरर मूवी जहां पे एक पुराना खंडर सा बंगला दिखाया हुआ है. बहुत सारे बच्चों ने हॉरर मूवी देखी है ना? बहुत सारे बच्चों ने. सो आपने देखा होगा कि वो जो हॉरर मूवी होती है, इन दैट हॉरर मूवी आपने देखा होगा कि एक खंडर सा बंगलो होता है ना, जिसमें आपका जनरली हीरोइन जाती है. खंडर सा बंगलो होता है. तो वहां पे जब हीरोइन जाती है तो वो जब खिड़की खोलने की कोशिश करती है तो उसको खोलने में बहुत मुश्किल होती है ना. लाइक जब भी आपकी जो हीरोइन होती है, वो जो ग्लास का जो विंडो होता है, विंडो पेन, उसको वो खोलने की कोशिश करती है, उसको बहुत मुश्किल होती है ना, उसको बहुत प्रॉब्लम होता है उसमें. तो जब ये विंडो को वो खोलने की ट्राई करती है, क्या होता है? वो अटक जाता है. ऐसे 2-3 बार वो पुश करती है, तब जाके ये आपका खुलता है ना, तब जाके ये आपका खुलता है. तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? दिस हैपेंस बिकॉज glass is an amorphous solid. Glass is an amorphous solid. तो आप लोग बोलोगे सर इससे क्या लेना देना, है ना? बट इसमें हम क्या बोलेंगे? अमॉर्फस सॉलिड का मतलब कि आपका बहुत ही इरेगुलर अरेंजमेंट है ना. तो अब ये अमॉर्फस सॉलिड, दिस अमॉर्फस सॉलिड वांट्स कि वो रेगुलर अरेंजमेंट में आ जाए, है ना. वो चाहता है यार कि मैं इतना केओस में ना रहूं, एंड आई वुड वांट कि मैं रेगुलर अरेंजमेंट में आ जाऊं. प्लस उस पे ग्रेविटी भी एक्ट कर रही है, एंड इसके बीच में, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस है, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस which are there between the molecules, these are also non uniform. ये सारे भी नॉन यूनिफॉर्म है ना. तो क्या होता है कि इन पे भी अब ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगता ही रहता है. तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये सारे मॉलिक्यूल्स नीचे आने की कोशिश करते हैं ताकि ये एक ऑर्डरली अरेंजमेंट में जा सके, तो क्या होता है? ये जब नीचे जाने लगते हैं तो आपका ऐसे नीचे वाली लेयर में इट स्टार्ट्स टू अरेंज. ऐसे नीचे वाली लेयर में ये आपका अरेंज होना शुरू हो जाता है. सो जब ये अरेंज होना स्टार्ट होता है, व्हेन इट स्टार्ट्स टू अरेंज, तो मॉलिक्यूल्स, जो भी आपके पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स या एटम्स है, दीज मॉलिक्यूल्स ये एक के ऊपर एक अरेंज होके स्टार्ट होने लगते हैं. ठीक है, these molecules starts to arrange one above the another. अब जैसे जैसे ये अरेंज होते जाते हैं, लाइक जैसे जैसे ये लेयर्स आपकी अरेंज होते जाती है, अब क्या होगा? अगर मैं एक के ऊपर एक ऐसे मॉलिक्यूल्स को अरेंज करते जाऊं तो सब एक दूसरे पे वेट निकाल रहे हैं, है ना. ऑल द मॉलिक्यूल्स आर पुटिंग वेट ऑन ईच अदर. तो अगर ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे वेट कर रहे हैं तो क्या होता है? ये नीचे वाली, जो सबसे नीचे वाली लेयर है, ये आपका थोड़ा सा फ्लैट हो जाती है. जो सबसे नीचे वाली, द लोएस्ट लेयर, इट फ्लैटन्स आउट. सो इफ इट फ्लैटन्स आउट तो क्या होगा? वो जो विंडो पेन्स है उनके ग्रूव्स में जाके वो फंस जाती है. वो जो विंडो पेन्स है
वो उनके ग्रूव्स में जाके फंस जाते हैं। इसीलिए इसीलिए उसको खोलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। That's why, because the layers, the bottom layer flattens out and it gets stuck into the grooves of the panes. That's why उसको खोलने में प्रॉब्लम होती है। तो अब तो ये तो मैंने आपको बता दिया ऐसा क्यों होता है, बट बिकॉज ऑफ दीज फोर्सेस these particles have a flowing property, ठीक है। इन पार्टिकल्स में एक फ्लोइंग प्रॉपर्टी है, बट ये एक सुपर सुपर स्लो स्पीड पे होता है। दिस हैपेंस एट अ सुपर स्लो स्पीड। सो अगर ये सुपर स्लो स्पीड में हो रहा है, सो ये सुपर स्लो स्पीड में हो रहा है ना, तो हम अगर एट अ पॉइंट, अगर मैं इसको 1 घंटे के लिए भी देखूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं यार ये तो आपका सॉलिड ही है इसी फॉर्म में, बट ओवर अ पीरियड ऑफ मे बी से 10-20 ईयर्स क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स आपके नीचे की डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, है ना। पार्टिकल्स आर फ्लोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो हम इसको बोलेंगे कि ये आपके एक्चुअल में लिक्विड्स है। अगर मैं इसको ओवर अ पीरियड ऑफ 10 to 20 ईयर्स ऑब्जर्व करूं, देन these are liquids, then these are liquids appearing as solids, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये आपका सूडो सॉलिड है, ये आपका सूडो सॉलिड है। यस, सुपर सॉलिड सूडो सॉलिड्स विल फ्लो। तो इसीलिए हम अमॉर्फस सॉलिड्स को, दैट्स व्हाई अमॉर्फस सॉलिड्स को हम लोग सुपर कूल लिक्विड्स भी बोलते हैं, सुपर कूल लिक्विड्स भी बोलते हैं। दैट्स व्हाई amorphous solids को we also say amorphous solids as super cooled liquids, और pseudo solids, ओके एवरीवन। चलो तो सारे बच्चे ना अभी पहले ये 5 पॉइंट कॉपी करो, फिर मैं छठे पॉइंट के बारे में बताता हूँ, ठीक है। सारे बच्चे अपना अपना कैमरा भी ऑन करो, सो दैट आई नो कि सारे बच्चे लिख रहे हैं कि ऐसे कोई लेट के आराम नहीं कर रहा है ना। पहले सारे बच्चे ये 5 पॉइंट कॉपी करो। राजीव आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर फोम जेल सॉल ऑल कम्स इन सूडो सॉलिड्स। फोम जेल आपका एक सोल्यूशन है राजीव, इट्स नॉट अ सॉलिड, इट्स अ सोल्यूशन, जहां पे वो आपके सॉलिड और लिक्विड को मिक्स करके बना है। गुड स्वाति, विनीता आपने लिख लिया है, पर और भी बच्चे अभी लिख रहे हैं। समृद्धि किसका एग्जाम्पल चाहिए? यस तृप्ति, ऑल सूडो सॉलिड्स विल फ्लो। यस प्रशांत, मैं बीच बीच में आधा पार्ट इंग्लिश में भी मैं हर चीज रिपीट करते जाऊंगा, डोंट वरी। यस स्मिथ, दिस हैपेंस इन अ लॉट ऑफ मूवी, बहुत सारी मूवीज में होता है ये। राधिका मैं अभी बताऊंगा, मैंने अभी तक एनाइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक जानबूझ के नहीं बताया। गगन का एक सवाल है, बट स्पंज इज अ सॉलिड बट इट इज कंप्रेसिबल। ट्रू, बट गगन एक चीज समझो, स्पंज क्या होता है, स्पंज में आपके छोटे छोटे होल्स होते हैं, है ना। इन होल्स में आपकी ना एयर ट्रैप्ड होती है, सो ये जो एयर ट्रैप्ड होती है, जो हम जब उसको कंप्रेस करते हैं ना, सो द एयर बिटवीन दिस पोर्स इज कंप्रेस्ड। एक्चुअल में जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो कंप्रेस नहीं हो रहे, उसके बीच में जो एयर है वो कंप्रेस होती है, ठीक है। इसके लिए हम बोलते हैं कि स्पंज इसलिए आपका ज्यादा कंप्रेस होता है।
प्रिंसू किसी भी आप चाहो, इफ यू वांट यू कैन चेंज द शेप ऑफ एनी सॉलिड. अगर आप उस पे इफ यू पुट इनफ फोर्स ऑन इट, इनफ फोर्स या इनफ प्रेशर आप अप्लाई करो. अदर एग्जांपल ऑफ सूडो सॉलिड, प्लास्टिक आपका एग्जांपल है. रबर इज एन एग्जांपल. सिलिकॉन आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आता है. सिलिकेट्स, ये आपके बहुत ही, सिलिकेट्स आर वेरी रेगुलर स्ट्रक्चर. श्योर संकेत. यस, पॉट. कूल. मैं सूडो सॉलिड एक बार फिर से समझा देता हूं क्योंकि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया है, तो अंडरस्टैंड दिस. ओके, let's take pseudo solids again. Okay, so in amorphous solids there is an irregular arrangement of particles. ठीक है, तो उसमें क्या होगा? now because of this irregular arrangement इन particles के बीच में ना there is an irregular forces also. मैं ये कहीं पे भी नहीं बोल सकता amorphous में कि यहाँ पे जो फोर्स है वो इन फोर्स के आपके बराबर है. कैन वी से दैट? वी कैन नॉट, बिकॉज इनके बीच में इरेगुलर अरेंजमेंट है, मतलब इनके पार्टिकल्स के बीच में इरेगुलर आपके डिस्टेंसेस है. सो बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे क्या होता है, हमेशा कुछ ना कुछ अनबैलेंस्ड फोर्सेस आपके रहते हैं. बिकॉज ऑफ दिस अनबैलेंस्ड फोर्सेस अमॉर्फस सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं they have this tendency to flow. Because of this unbalanced forces they have this tendency to flow, है ना. so वो flow करके क्या करते हैं, they tends to arrange themselves ऐसे bottom of the, इसमें ये अपने आप को अरेंज करने की कोशिश करते हैं. सो जब ये अपने आप को अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या होता है, ये एक के ऊपर एक ऐसे लेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, बट उससे क्या हो रहा है, ये जो बॉटम लेयर है, दिस बॉटम लेयर, इसके ऊपर बहुत ज्यादा वेट भी आ रहा है. सो इस वेट आने की वजह से क्या होता है, कि दे टेंड्स टू, बॉटम लेयर टेंड्स टू आपके वाइड होने की लग जाते हैं. दे टेंड्स टू स्प्रेड, क्योंकि उसके ऊपर वेट ज्यादा आ रहा है, तो वो स्प्रेड होने की लगते हैं. इसीलिए आपके कई बार आप देखते हैं तो खिड़की आपकी जैम हो जाती है. बट इससे क्या हो रहा है, इन सब से क्या हो रहा है, देयर इज अ फ्लोइंग टेंडेंसी. ठीक है, ये जो फ्लोइंग टेंडेंसी है, दिस मेक्स देम व्हाट, दिस मेक्स देम लिक्विड्स. बट ये जो लिक्विड्स है, ये आपके क्या है, ये आपके सुपर स्लो स्पीड पे फ्लो कर रहे हैं. ठीक है, सुपर स्लो स्पीड्स पे फ्लो कर रहे हैं. तो ये जब सुपर स्लो स्पीड पे आपका फ्लो कर रहा है, तो बिकॉज इनमें एक फ्लोइंग टेंडेंसी है, तो हम इनको लिक्विड्स बोलेंगे. बट ओवर अ पीरियड अगर मैं इसको देखूंगा, सो इट विल अपीयर एज सॉलिड. सो दीज आर लिक्विड्स अपीयरिंग एज सॉलिड्स. इसलिए हम इनको सूडो सॉलिड बोलते हैं, और इसलिए हम इनको सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी बोलते हैं. ओके एवरीवन, ठीक है. आई थिंक अब सबको समझ में आ गया होगा. क्या सबने ये कॉपी कर लिया है? तो गिव मी अ यस अगर सबने ये कॉपी कर लिया है तो. कूल, सबने ये कॉपी कर लिया है. ओके कूल. अब लास्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है, आइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक और एनआइसोट्रोपिक. अब यहां पे देखो,
ठीक है, ये आपका एक क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट जैसा है, ये आपका एक क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट है. दिस लुक्स लाइक अ क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट एंड दिस इज एन अमॉर्फस अरेंजमेंट. दिस इज एन अमॉर्फस अरेंजमेंट. ओके, अब इसमें क्या होगा, अब इफ आई लुक एट, अगर मान लो मुझे इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, I want to measure refractive index for crystalline solids and for amorphous solids. For crystalline solids and for amorphous solids. ये, और मैं ये प्लेन लेता हूं. I take, यहां से ये प्लेन लेता हूं मैं. ओके, इस प्लेन के ऊपर मैं आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करने जा रहा हूं. तो क्या होगा, लाइट हमारी आएगी और इस प्लेन पे ऐसे इंसिडेंट होगी, इस प्लेन पे ऐसे इंसिडेंट होगी और यहां से ऐसे बेंड होगी, जिसकी मदद से विद द हेल्प ऑफ विच आई विल बी एबल टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. बट अब यहां पे देखो, अब अगर यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इफ आई वांट टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थ्रू दिस प्लेन, इसको मैं P1 बोल देता हूं, इस प्लेन को मैं P1 बोल देता हूं, इस प्लेन को मैं P2 बोल देता हूं. Okay, now if I want to find refractive index through this plane, तो यहां पे क्या यहां पे अगर फिर से लाइट जो इंसिडेंट हो रही है आपकी, मान लो यहां पे फिर से आपकी लाइट एक इंसिडेंट हो रही है, क्या इससे भी मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम आएगा? चलो सारे बच्चे मुझे बताओ, क्या इससे भी मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम आएगा? ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो. क्या इन दोनों प्लेन पे मेजर करने पे मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा या नहीं होगा? मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा या नहीं होगा? मैं एक पोल लॉन्च कर दे रहा हूं, सारे बच्चे मुझे बताओ, कम ऑन, यस या नो. क्या इन दोनों प्लेन से जब मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करूंगा, क्या वो सेम होगा या नहीं होगा? ओके, काफी मिक्स्ड में मुझे आंसर्स मिल रहे हैं इसके लिए. ओके, चलो तो मैं पोल एंड कर रहा हूं. अब मैं आपके साथ रिजल्ट भी शेयर करता हूं, तो दैट आप लोग देख पाओ कि कैसे सारे बच्चे आंसर्स कर रहे हैं. ओके, अब यहां देखो, ठीक है, यहां पे ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को वी से दे आर एनआइसोट्रोपिक. क्यों? बिकॉज, और एमॉर्फस सॉलिड को हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक. अब जब भी आपको आइसो दिखे ना, ये समझ जाना कि हम कुछ ना कुछ सेम कर रहे हैं. whenever you see iso, understand that we are talking about a property which is same, which has something same. so anisotropic में अलग अलग डायरेक्शन से अगर मैं प्रॉपर्टीज मेजर करूंगा तो उनकी वैल्यूज मेरी अलग आएगी. सो इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स if I measure properties like refractive index, then it will give different values from different directions. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इफ यू सी केयरफुली, इस P1 के अक्रॉस P1 एंड अक्रॉस P2 द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज डिफरेंट, है ना. अगर मैं P1 के अक्रॉस देखूं और P2 के अक्रॉस देखूं
तो हमारा अरेंजमेंट डिफरेंट है, द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज डिफरेंट, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो भी आपकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होगी, वॉट एवर द डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज आर, ये आपकी अलग अलग आएगी, क्योंकि एटम्स का अरेंजमेंट और है, एटम्स का अरेंजमेंट अलग अलग है। उसी तरह आइसोट्रोपिक में, अब क्योंकि दिस हैज एन इर्रेगुलर अरेंजमेंट, दिस हैज एन इर्रेगुलर अरेंजमेंट, ठीक है, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन इस इर्रेगुलर अरेंजमेंट में, यहाँ पे क्योंकि आपका ये इर्रेगुलर अरेंजमेंट है और यहाँ पे सारी चीजें नॉन यूनिफॉर्म है, तो हम कोई एक डायरेक्शन से कुछ भी मेजर नहीं करते हैं। Whatever we define for amorphous solids na, these are your average values, these are your average values which are assigned after measuring properties from all directions, after measuring properties from all directions। तो इसमें क्या होता है, इसलिए आइसोट्रोपिक में, इसलिए आइसोट्रोपिक में आपका क्या होगा, आइसोट्रोपिक में आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसी प्रॉपर्टीज सेम होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा नो, कि यहाँ पे अगर मैं अलग डायरेक्शन से देखूं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमें अलग अलग प्रॉपर्टीज देंगे, वेयरएज इन अमॉर्फस सॉलिड्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें हर डायरेक्शन से सेम मिलेगा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू हम असाइन करेंगे वो हम एनीवेज आपका एवरेज वैल्यू लेके असाइन कर रहे हैं। ओके, सो एवरीवन प्लीज मेक श्योर कि आपको ये पता हो एनआइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक का मतलब क्या हो रहा है, ठीक है। क्या सबको एनआइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक समझ में आया, तो गिव मी अ यस, सब लोग यस पे क्लिक करके बताओ इफ यू हैव अंडरस्टूड एनआइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक, है ना। यहाँ पे हम ऐसी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे which are directional, okay everyone, okay चलो, तो अब सारे बच्चे इस क्वेश्चन को आंसर करो, सारे बच्चे इस क्वेश्चन को आंसर करो, ठीक है। मैं पोल रन कर रहा हूं, सारे बच्चे इस क्वेश्चन को आंसर करो। कम ऑन, 30 सेकेंड है आपके पास। पेपर इज सॉलिड स्टेट, पेपर इज सॉलिड स्टेट। ओके, आई थिंक सबका टाइम खत्म हो चुका है अब। गुड, सो 93% बच्चों ने सही जवाब दिया है, 93% स्टूडेंट्स गिव द करेक्ट आंसर, ठीक है। व्हाट इज अमॉर्फ, इसमें से कौन सा अमॉर्फस है, हियर वी कैन सी अ रेगुलर अरेंजमेंट, हियर देयर इज अ रेगुलर अरेंजमेंट, and here there is an irregular arrangement, तो ये आपका कैसा होगा, this will be your amorphous solids, yes Trupti, in isotropic क्योंकि because we cannot say from a fixed direction कि उसका वैल्यू क्या होगा, तो हम जनरली उनको एवरेज वैल्यूज असाइन करते हैं। ओके, चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। Which of the following is an example of crystalline solid? Which of the following is an example of crystalline solids? Good.
यस विशाल, वी कैन मेक सूडो सॉलिड फ्रॉम क्रिस्टलाइन सॉलिड। हम क्रिस्टलाइन से अमॉर्फस बना सकते हैं, हम अमॉर्फस से भी क्रिस्टलाइन बना सकते हैं। कूल। oops स्टूडेंट्स, आई थिंक मैं टाइम एक्सटीड करके आऊं, क्लास इज स्टिल ओके, वी हैव सम टाइम। ओके स्टूडेंट्स, 80% बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है, विच इज वेरी गुड। कि आइस यहाँ पे एग्जाम्पल है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड का। बाकी तीनों जो एग्जाम्पल है आपके अमॉर्फस सॉलिड के। ध्रुव, वी हैव मेजर्ड द प्रॉपर्टीज। हमने प्रॉपर्टीज को मेजर करके देखा है, उसी के बाद हमने बताया है कि ये आइसोट्रोपिक है या एनआइसोट्रोपिक है। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, फॉर एग्जांपल NaCl का ही एग्जांपल लो आप। अगर NaCl के सॉलिड में अगर आप डिफरेंट डायरेक्शन से प्रॉपर्टीज को मेजर करोगे तो आपकी अलग अलग वैल्यूज आएगी, इसीलिए हमने उसको एनआइसोट्रोपिक बोला है। ओके एवरीवन, ठीक है। तो एवरीवन, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अनुष्का, आई थिंक आई हैव मिस्ड योर क्वेश्चन। अनुष्का प्लीज अपना क्वेश्चन दोबारा लिख दो so that I can answer. Which part do you want me to teach again, Smriti? All students, मैंने एक फीडबैक पोल ऑन किया है, प्लीज मुझे इस पे फीडबैक देके बताओ कि आपको आज की क्लास में कितना समझ में आया, क्या आया, so that I also know कि क्या हुआ है। ओके स्मृति, मैं आइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक वापस बताता हूँ। How do we will find the properties? Okay, find their properties. हम प्रॉपर्टी आदित्य, हम उसकी प्रॉपर्टीज कैसे निकालते हैं? आप कौन सी प्रॉपर्टी निकालना चाह रहे हो? इफ इट ऑल, या आप डेंसिटी जैसी प्रॉपर्टीज निकालना चाह रहे हो तो उसमें आप बोल सकते हो कि ये सब चीजें हमने मेजर करके निकाली है। ओके एवरीवन, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। ये फीडबैक मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है और मुझे इससे पता चलता है कि आप लोगों को क्लास में कितना समझ में आया है। ओके, यस रबर अमॉर्फस, camphor, I think if I think about camphor, nahi, I think camphor will be crystalline solid. Camphor will be crystalline solid. Glass is an amorphous, graphite is crystalline, lithium भी crystalline, metal. सुचिता, लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब कि आप उसके अगर दूर दूर तक आप उसका अरेंजमेंट देखोगे तो आप एक रिपीटिंग पैटर्न ढूंढोगे, आपको पता चलेगा। ओके, यस रबर अमॉर्फस होगा। नेक्स्ट क्लास आपका आई थिंक मैथ्स का और बायो का है, सो जो भी बायो वाले बच्चे हैं वो है। अस्मित पूछ रहे बेंजोइक एसिड कैसा सॉलिड होगा? आई थिंक नॉर्मली बेंजोइक एसिड, आई डोंट नो, आई हैव नेवर ऑब्जर्व्ड बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर, बट इफ आई थिंक अबाउट इट तो उसके बीच में बेंजोइक एसिड्स के सॉलिड्स के बीच में आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, सो आई वुड से कि इट इज एन क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसका स्ट्रक्चर भी आई थिंक फेयरली रेगुलर होता है। यस, आई थिंक बेंजोइक एसिड इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। और किसका क्या डाउट है? अच्छा, एक काम करो, जिसका भी डाउट है ना वो अपने अपने हाथ खड़े करो, मैं एक एक को ना अनम्यूट करके पूछूंगा। कूल, सब बच्चे अपना हाथ खड़े करो, जिनको भी डाउट है ना वो अपने अपने हाथ खड़े करो, मैं एक एक को अनम्यूट करके पूछूंगा। ओके,
संतरूपा, हेलो संतरूपा। हेलो सर। सर मेरा डाउट था, जैसे आपने बोला अमॉर्फस में रीअरेंजमेंट होता है ग्रेविटी की वजह से, वैसे ये क्रिस्टलाइन में कुछ इफेक्ट नहीं होता ग्रेविटी की वजह से? नहीं, क्योंकि क्रिस्टलाइन आपका पहले से ही, एक तो उनके बीच में फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, प्लस उनमें ना, क्योंकि आपके वो अरेंजमेंट ही ऐसे है कि सब जगह से बैलेंस होके वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनाते हैं। यस सर, थैंक यू सर। इसलिए ओके। संतरूपा, क्लास कैसी लगी आपको? सर वेरी नाइस। थैंक यू संतरूपा। स्मृति, हाँ सर, आइसोट्रोप एनाइसोट्रोप फिर से बता दीजिए ना, मैं लेफ्ट हो गई थी नेटवर्क प्रॉब्लम की अच्छा वजह अच्छा, देखो, आप मेरे सामने मेरा फोन देख सकते हो आप? से। जी सर। ठीक है। अब इस फोन में अगर आप देखोगे, अगर मान लो इस फोन में मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर करना है, तो जी अगर ये वाला जो प्लेन है ऊपर वाला, इसके अलोंग में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करूंगा वर्सेस ये वाला जो प्लेन है, ये जो दिख रहा है एक डायगोनल, हाँ सर। इसके अक्रॉस अगर मैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मेजर करूंगा तो दोनों अलग अलग आएगी, हाँ दोनों अलग अलग आएगी। ठीक है। तो अगर ये दोनों वैल्यूज अलग आ रही है, तो इसको हम ऐसे सॉलिड्स को हम एनआइसोट्रोपिक बोलते हैं, जो अलग अलग डायरेक्शन से आपकी अलग अलग प्रॉपर्टीज दिखा रहे हैं। हाँ। ओके। सो ऐसे को हम एनआइसोट्रोपिक बोलते हैं। जबकि आइसोट्रोपिक में क्या होगा, इसका मतलब होता है कि आपके हर डायरेक्शन से आपकी सेम ही वैल्यू आएगी। हाँ सर, मतलब अमरफस में सेम आएगा? हाँ, आई नो कि उसमें सबको लगता है कि इरेगुलर अरेंजमेंट है तो कैसे सेम आ सकता है, बट उसी इरेगुलर अरेंजमेंट की वजह से हम उनकी वैल्यूज को मेजर ही ऐसे ही करते हैं, क्योंकि हम बोल ही मतलब नहीं सकते कि एक डायरेक्शन से वैल्यू क्या होगी। ओके सर, थैंक यू सर। ओके स्मृति, लाइव क्लास में मजा आया आज? यस सर, ओके। बहुत। ओके। आदित्य, आदित्य, यस सर। सर क्वेश्चन ये है कि अगर उसकी प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में चेंज हो रही हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसकी एक्चुअल प्रॉपर्टीज क्या है? जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी सब्सटेंस क्रिस्टलाइन की निकालनी है तो वो तो yes. हर डायरेक्शन में चेंज है, तो तो हमें कैसे पता लगेगा? तो जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे ना, सो विल ऑलवेज मेंशन द प्लेन की जहां से हम उसको, या डायरेक्शन हम मेंशन करेंगे कि हम इस डायरेक्शन से उसको बोल रहे हैं। सर कोई एक फिक्स्ड नहीं है कि हर एक कैलकुलेशन में हम लोग वही लेंगे? नहीं, इसीलिए तो वो डायरेक्शन, जो भी आपकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज है, यस इसलिए सर। हमें वहां पे डायरेक्शन मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यस सर। इसीलिए और हम सर उसको डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ही बोलते हैं। और सर बीईसी और प्लाज्मा ये भी तो स्टेट्स ऑफ मैटर है, तो हम लोग इसकी स्टडी क्यों नहीं करते? क्योंकि ये हमारे हमारे सिलेबस के स्कोप के बाहर है। एक तो इन पे अभी तक इतना रिसर्च नहीं हुआ है कि हम इनको प्रॉपर थियोरेटिकली डिफाइन कर पाए। यस सर। हाँ, इसीलिए, और कोई रीजन नहीं है, बिकॉज हमारे सिलेबस में नहीं है। ये ओके सब सर। आपके एडवांस, जब आप रिसर्च के लेवल पे जाओगे ना, तब आप इनके बारे में पढ़ोगे। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। राजेश, 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 मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, क्या आपको कुछ डाउट है? ये सर सूडो सॉलिड में डाउट था। हाँ बोलो राजेश। चलो सूडो पहले सॉलिड में बताओ, डाउट था उनका पहले लिक्विड मुझे बिहेवियर। क्या, सूडो सॉलिड कैसे लिक्विड बिहेवियर करते हैं उसमें? देखो जैसे मैंने आपको वो हॉरर मूवी में विंडो का एग्जांपल बताया ना, सो जैसे उसमें क्या हो रहा है कि वो वैसा क्यों हो रहा है, वैसा वो इसलिए हो रहा है बिकॉज आपके ओवर टाइम, ऐसा नहीं होता ना कि मैंने आज विंडो लगाया और वो कल से अटकना शुरू हो गया, नहीं ना, ये होने के लिए हमारे 10-20 साल लगते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन सॉलिड की जो पार्टिकल्स है, इनको फ्लो होने में 10-20 साल लग रहे हैं, सो दैट्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पार्टिकल्स आपके फ्लो कर रहे हैं, ये बहुत ही स्लो स्पीड में फ्लो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्लो स्पीड में फ्लो कर रहे हैं। इसलिए अगर मैं इनको एज एट अ टाइम देखूंगा तो हमें ऐसा लगेगा कि यार कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही है, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये सॉलिड है, बट एक्चुअल में मैं ओवर टाइम देखूं तो ये लिक्विड्स है। इसीलिए ये ऐसे लिक्विड है जो अपीयर हो रहे हैं हमको सॉलिड जैसे, तो इसलिए हम इनको सूडो सॉलिड बोल रहे हैं, फॉल सॉलिड। ओके राजेश, राजेश, अच्छा आप फिर से म्यूट हो गए। ओके राजेश,
शबानी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। शबानी। यस सर। Yes, sir. सर मुझे डाउट था क्रिस्टलाइन और एमोर्फस में कि हाँ। क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्यों है और क्वार्ट्ज ग्लास एमोर्फस क्यों है? क्योंकि क्वार्ट्ज आपका एक बहुत ही रेगुलर अरेंजमेंट है, ठीक है, ठीक है। और क्वार्ट्ज ग्लास आई थिंक वो क्वार्ट्ज को मेल्ट करके फटोफट से सॉलिड कर देता है, इस तरीके से वो बनता है, इसके लिए वो शायद अमॉर्फस है। ओके सर, थैंक यू सर। बट क्वार्ट्ज आपका एक बहुत ही रेगुलर अरेंजमेंट है। आपने अपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा भी होगा क्वार्ट्ज का स्ट्रक्चर पी ब्लॉक में, यस सर। है ना? ओके। यस सर। शबानी, लाइव क्लासेस में मजा आ रहा है? यस सर। हाँ। और कुछ पूछना है आपको? नो सर। ओके। आदित्य मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो यस आदित्य। सर, ये मतलब जो आपने कहा कि तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की सारी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज का भी मतलब अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग होता है, जैसे कि डेंसिटी। नहीं, जो आपकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज है वही, सारी नहीं। जो प्रॉपर्टीज एक्चुअल में डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, जैसे कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, वही प्रॉपर्टीज, सारी नहीं। अब ऐसी प्रॉपर्टीज जो डायरेक्शन पे डिपेंड ही नहीं करती, जैसे कि मान लो वेट आपकी कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी थोड़ी है ना, तो वो नहीं करेगी डिपेंड। ओके ओके। तो आदित्य, लाइव क्लासेस में मजा आ रहा है? हाँ सर। ओके। अमित, गुड मॉर्निंग अमित। गुड मॉर्निंग सर। मजा आ रहा है आपको लाइव क्लासेस में? यस सर। ओके, चलो बताओ। सर सूडो फोर्स एक और बार बता दीजिए। हाँ, सूडो फोर्स। सूडो सॉलिड वाला। सूडो फोर्स और एक बार बता दीजिए। या देखो, सूडो का मतलब क्या होता है? व्हाट डज सूडो मीन? सूडो मीन्स फॉल्स, कि कोई जैसा है वैसा नहीं है, इसको हम सूडो बोलते हैं, है ना? तो सूडो में क्या होता है कि आप इसको ऐसे समझो कि होता क्या है कि अमॉर्फस सॉलिड को एट अ टाइम अगर मैं देखता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार इसके पार्टिकल के बीच में कोई मूवमेंट है ही नहीं, है ना, कि एक नॉर्मल सॉलिड होता है वैसे ही लगता है। बट अगर आप इसको 10-20 साल बाद देखोगे तो इसका शेप आप देखोगे कि जो 10-20 साल पहले था वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत ही स्लो स्पीड पे, बहुत ही स्लो स्पीड पे आपका मूव कर रहे हैं। ओके। और ये स्लो स्पीड पे मूव कर रहे हैं, तो इसको क्या होता है कि हम अपनी नेकेड आई से इसको पता नहीं कर सकते कि ये मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे, है ना? बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम ये चेंज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, इसीलिए हम इसको सूडो सॉलिड बोल रहे हैं। ये लिक्विड है जो आपका सॉलिड जैसे ऑब्जर्व हो रहे हैं। ओके ओके सर, थैंक यू। वेलकम। मिताली, मिताली आपका कुछ डाउट है? ओके। ईश्वर सर ये विस्कोसिटी जो आप बोल रहे हैं ग्लास की प्रॉपर्टी, वो तो विस्कोसिटी भी है ना? यस, विस्कोसिटी भी होगा, क्योंकि अगर वो फ्लो कर रही है तो ऑब्वियसली उनके लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन होगा। हाँ, तो ऑब्वियसली उनकी विस्कोसिटी भी होगी। और सर वो ट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक और एनिसोट्रॉपिक, उसमें एक बार वो बता दीजिए। ठीक है, देखो आइसोट्रोपिक मतलब क्या होता है कि आप अपने सामने एक ये रेगुलर अरेंजमेंट देख रहे हो, है ना? इसमें अगर मैं मान लो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जैसी प्रॉपर्टीज में मेजर कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि आपका ऐसे डायरेक्शन पे डिपेंड करती है ना, जो कि ऐसे डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, तो क्या होगा कि यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अगर मैं इस प्लेन से लूँ, प्लेन P1 और प्लेन P2, तो दोनों से ना मेरे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज अलग अलग आएगी।
अलग आएगी। इसलिए इसलिए हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को एनआइसोट्रोपिक बोलते हैं, जबकि आइसोट्रोपिक के लिए हम मानेंगे कि ये वैल्यू सेम आएगी। सर लेकिन यहाँ पे भी ऐसे इरेगुलर अरेंजमेंट है तो सेम कैसे तो आएगी? हम कभी भी इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू बताते ही नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम पहले आइसोट्रोपिक में एमॉर्फस में ना मोस्टली जो भी प्रॉपर्टीज हम बताते हैं ना वो सारी एवरेज वैल्यूज होती है, आपकी एवरेज वैल्यूज होती है, क्योंकि हम कभी भी एक डायरेक्शन से बता भी नहीं सकते। और दूसरा विद टाइम अमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, अपना शेप थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, एटम्स अपनी पोजीशंस चेंज कर लेते हैं, तो एनीवेज इसमें वो अरेंजमेंट रहेगा नहीं। थैंक यू सर। वेलकम। सुचिता। सुचिता। हाँ सर। यस सुचिता, आपका कुछ वो है डाउट? सर वो कट इनटू रेगुलर प्लेन सरफेस वाला बताओ। क्या 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 सुचिता, दोबारा बोलो। सुचिता। सुचिता फिर से म्यूट हो गए आप। यस सुचिता, फिर से पूछो। हेलो सुचिता, मैं आपको म्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप बार बार अनम्यूट हो जा रहे हो। सुचिता। हाँ सर। हाँ, क्या पूछ रहे हो आप? सर वो कट इनटू रेगुलर प्लेन सरफेस वाला बताओ। अच्छा देखो, ये आपको एक क्रिस्टलाइन सॉलिड दिख रहा है ना? यहाँ पे क्या है, आपके पार्टिकल्स के बीच में ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन के बीच में डिस्टेंस आपकी यूनिफॉर्म है ना, प्लस मुझे पता है ये इन पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करके मैं एकदम क्लियरली बोल सकता हूँ कि अगर मैं इसके अक्रॉस काटूंगा, इस प्लेन के अक्रॉस अगर मैं कट करूंगा तो मेरा कोई भी एटम बीच में नहीं आएगा, है ना? और इसको कट करने के बाद क्या होगा, आपके दो सरफेस जनरेट होंगे और ये दोनों ही सरफेस के जो प्लेन होंगे ना, ये आपके एकदम स्मूथ होंगे। हाँ ठीक है सर। ठीक है। ओम प्रकाश। ओम प्रकाश यस सर। बताओ यार, अपना डाउट बताओ। सर स्टार्च और ग्लूकोज में सर कौन सा सॉलिड है और किस टाइप के सॉलिड हैं सर ये? स्टार्च और ग्लूकोज। ग्लूकोज यस सर। ये भी आपके हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स है, पर आई थिंक इनका भी एक रेगुलर अरेंजमेंट होता ही होगा। आई हैव नेवर ऑब्जर्व्ड स्टार्च एंड ग्लूकोज, बट आई थिंक स्टार्च एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन। और सर ग्लूकोज? ग्लूकोज भी जैसे स्टार्च आपके डिपेंड करता है एक्चुअल में, स्टार्च के ना जैसे प्लांट में जो स्टार्च होता है वो आपका सेमी क्रिस्टलाइन टाइप होता है, बट आप तो फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस उसको क्रिस्टलाइन ही मान के चलो। क्रिस्टलाइन सर? हाँ, इसको आप क्रिस्टलाइन ही मान के चलो, और ग्लूकोज को भी आप क्रिस्टलाइन मान के चलो। लेकिन सर यहाँ तो सर एमॉर्फस सॉलिड लिखा है सर, कैसे? इसके किसमें? स्टार्च कहाँ पे लिखा है सर? नोट्स में है सर, एक बुक है मेरे पास। अच्छा, बेसिकली यार स्टार्च का ना मतलब वो होता है कि वो किस बॉडी, जैसे प्लांट में जो आप स्टार्च ऑब्जर्व करते हो ना, यस सर, वो आपका सेमी क्रिस्टलाइन टाइप होता है। ओके। सेमी क्रिस्टलाइन टाइप। अब सेमी क्रिस्टलाइन टाइम बहुत टाइम क्या होता है, सेमी क्रिस्टलाइन को मे बी बहुत सारी बुक्स में अमॉर्फस ही बोल दिया होगा सीधा सीधा, सो यू कांट रियली से, ठीक है। बट एनीवेज आई डोंट थिंक स्टार्च और इसका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको कभी पूछा जाएगा। ओके यस। मिताली, आपने फिर से हाथ खड़ा किया है। मिताली, मिताली आपका कुछ डाउट है क्या? मिताली? यस, हेलो सर। आपका कुछ डाउट है? हेलो मिताली। हाँ हाँ हेलो सर, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसमें
एन आइसोट्रोपिक कैसे होता है? क्रिस्टलाइन आइसोट्रोपिक नहीं होते, क्रिस्टलाइन एन आइसोट्रोपिक होते हैं। हाँ वही एन आइसोट्रोपिक, वो फिर से समझाए ना सर। देखो एन आइसोट्रोपिक आप ऐसे समझो, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है क्या होता है, आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, है ना। हाँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर मैं P1 प्लेन P1 और प्लेन P2 के इधर अरेंज करने जाऊं, प्लेन P1 और प्लेन P2 के बीच में अरेंज करने जाऊं, सॉरी मेजर करने जाऊं, तो इन दोनों प्लेन के अक्रॉस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू मेरा अलग अलग आएगा, अलग अलग आएगा। इस ऐसे तो ऐसे क्या होता है कि सॉलिड्स में जो प्रॉपर्टीज है जो आपके डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, ऐसी प्रॉपर्टीज आपके एनाइसोट्रोपिक होता है, ठीक है। ऐसे सॉलिड्स आपके एनाइसोट्रोपिक होते हैं। एंड दिस इज योर अमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रोपिक होते हैं, क्योंकि वहां पे हर डायरेक्शन में आपकी सारी प्रॉपर्टीज सेम होती है, ओके। नितिन यस सर। बोलो यार। हेलो यस नितिन जल्दी बोलो। सर, वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट के पीछे का रीजन क्या बताया था आपने कौन से? यार देखो उसमें क्या होता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आपका सब कुछ यूनिफॉर्म है ना, हाँ सब कुछ यूनिफॉर्म है ना, तो ऐसा मान लो सबके बीच में बॉन्ड एनर्जी भी सेम है ना। तो अब जो आप हीट दे रहे हो, हीट आप अज्यूम कर लो कि ये हीट आपकी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, यस ना। अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है मतलब हर एक बॉन्ड को आपको इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी जा रही है। यस सर। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा ना कि जब ये बॉन्ड टूट जाएगा इतनी एनर्जी उसको मिल जाएगी, यस सर। और ये सबको एक साथ में मिलेगी, हाँ तो सबके लिए वो पॉइंट एक टाइम पे रीच होगा, यस। इसीलिए उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। हरिओम। हरिओम। सर हम ये कह सकते हैं कि ये मटेरियल है क्या, तो ऑप्टिकली एक्टिव है क्या इनएक्टिव? क्या क्या देख के हम बता सकते हैं क्या? ऑप्टिकली एक्टिव है क्या इनएक्टिव? ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव? देख के, हाँ हम देख के बता सकते हैं ना। जैसे कार्बन के मॉलिक्यूल्स है, कार्बन के मॉलिक्यूल्स को हम देख के तो बताते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। अगर वो कायरलिटी आपकी यहाँ पे भी है, अगर ये कायरलिटी अगर आप देख के ये बता सकते हैं कि क्या ये मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं है, तो आप डेफिनेटली बता सकते हो कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा, ओके।